सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। एक हिंदी साहित्य और एक हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में पहले वर्णमाला पढ़ाया जाता है, उसके बाद शब्द पढ़ाया जाता है। तो शब्द निर्माण की कुछ विधियाँ होती हैं। शब्द निर्माण की मुख्यतः 4 विधियाँ हैं। एक है उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। तो शब्द निर्माण की इन्हीं विधियों में से हम आज संधि पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं स्वर संधि। संधि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि देख लेते हैं। तो पहले आपको बता दें कि संधि होता क्या है। तो 2 वर्डों के समीप आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो स्वर संधि में आइए देखते हैं दीर्घ संधि। पहला संधि। तो दीर्घ संधि में जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया है अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाता है, और ई या ई के बाद ई या ई आए तो बड़ी ई हो जाती है। उसके बाद उ या उ के बाद लघु उ और दीर्घ उ के बाद यदि लघु उ या दीर्घ उ आए तो यहाँ पर दीर्घ उ हो जाता है। लघु यहाँ पे देखते हैं री और री के बाद यदि री आए तो री हो जाता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है साक्षर। तो साक्षर एक शब्द है। तो साक्षर में आप देखेंगे स प्लस अक्षर। तो स प्लस अक्षर मिलकर के बना है साक्षर। तो देख लेते हैं, स से अ आया और श के लास्ट में अ है और यहाँ के शुरुआत में अ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाएगा। इस नियम में कहा गया है। तो इस नियम के अनुसार हम देखते हैं तो यहाँ पर अ के बाद अ आया हुआ है तो यहाँ पर अ और अ मिल करके आ हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप लोगों को बता दें कि जब भी संधि में जब भी कोई भी स्वर बीच में आता है शब्द निर्माण के समय तो हमेशा वह अपने मात्रिक रूप में ही होता है, वह कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं होता है। तो जब हम इसको उसके मात्रिक रूप में बदल देते हैं तो यहाँ पर साक्षर शब्द बन जाता है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री प्लस ईश। श्री प्लस ईश, तो यहाँ आप देखते हैं दीर्घ ई है और यहाँ पर दीर्घ ई है। और नियम में कहा गया है कि लघु ई या दीर्घ ई के बाद लघु ई या दीर्घ ई आए तो वहाँ पर दीर्घ ई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका दीर्घ ई है मिल करके दीर्घ ई हो गया और फिर उसके बाद ये शब्द बना श्रीश। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर कि भानु प्लस उदय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उ है और यहाँ पर लघु उ है। तो लघु उ मिल करके आपका दीर्घ उ हो जाएगा और उसका मात्रिक रूप ऐसा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भान उ और दय। इसके बाद बना आपका शब्द भानुदय। उसके बाद देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे है पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण, तो यहाँ पे ये मात्रा जो है आपको दिखा दे यहाँ पर कि री की ये मात्रा होती है। इसको कभी आप लोग र मत समझिएगा कि यहाँ पर र है, र नहीं है, ये री की मात्रा है। तो री की मात्रा है तो यहाँ से री ले लिए और यहाँ से री ले लिए। तो यहाँ पे बताया गया है नियम में कि री और री के बाद री आए तो री हो जाता है। तो वहाँ से हम देख लेते हैं री और री को मिलाने के बाद री हुआ। उसके बाद जब इसको हम मिला देते हैं तो मिलाने के बाद बना पितृण। अब हम अगले संधि को देखते हैं। आइए, तो इसके बाद की संधि आपकी हो जाती है गुण संधि। तो गुण संधि के कुछ नियम है, नियमों को देख लेते हैं। उसके उपरांत उसके उदाहरण को देख करके अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखते हैं इस नियम में कहा गया है अ या आ के बाद ई आए। अ या आ के बाद ई आए तो ई और अ या आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि अ या आ के बाद उ आए तो इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है अ या आ के बाद री आए तो उनके स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि अ या आ के बाद री आए तो उसके स्थान पे अल आदेश
हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर तथा प्लस इति। तो तथा प्लस इति, तो यहाँ पर देख लेते हैं नियम में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है अ या आ के बाद ई आए तो वहाँ पर आपका मिला करके ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तथा प्लस इति, तो यहाँ पर आ आया है और फिर यहाँ पर ई है, तो इन दोनों को मिलने के बाद यहाँ पर ए बना और ए बना। फिर उसके बाद इसका हम इसके पहले भी आपको बता दिए कि जब भी शब्द के बीच में कोई भी स्वर आएगा तो उसकी मात्रिक रूप ही प्रयोग में आएगी, वो अपने कभी वास्तविक रूप में नहीं होता है। तो इसकी मात्रिक रूप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी मात्रिक रूप क्या है, ए यहाँ पर एक है, तो ए की मात्रिक रूप आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मात्रिक रूप में परिवर्तित करने पर देखते हैं यहाँ पे तथेति शब्द बनती है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरे उदाहरण में आपका है चंद्र प्लस उदय। तो चंद्र प्लस उदय, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अ इसमें छिपा हुआ है। कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो जब उसमें कोई भी स्वर नहीं दिखाई देता, किसी भी स्वर की मात्रा दिखाई नहीं देती है, तो वहाँ पर अ अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर अ छिपा हुआ है तो इसको बाहर निकाले तो यहाँ पे अ हो गया और यहाँ से उ हो गया। यहाँ से उ लेने के बाद देखते हैं कि अ और उ किससे बना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अ या आ के बाद उ आए तो उन दोनों के स्थान पे ओ आदेश हो जाएगा और उसकी मात्रा उसके आगे है। तो देखते हैं फिर यहाँ पे बदलने के बाद ओ हो गया। उसके बाद ए चंद्र प्लस ओ प्लस दय मिला करके आपका बन गया शब्द चंद्रोदय। उसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महा से आ और ऋ से री। तो यहाँ पर देखिए अ या आ के बाद री आए तो अर आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पे अर आदेश हो गया। उसके बाद ये जो अ है इस व्यंजन वर्ण को पूरा करता है और ये जो र है, र का नियम होता है कि र के देखिए 3 रूप होते हैं। र के रूप देख लीजिए, जैसे कि आप एक खड़ी पाई वाले वर्ण के साथ जब भी आप र लिखेंगे तो जैसे लिखना है प्रकार, तो प्रकार में र हो गया। और उसके बाद जैसे लिखना है आपको कार्य, कार्य में ये ऊपर के रूप ऊपर र है। और फिर उसके बाद जैसे आपको लिखना हो ट्रक, ट्रक, तो इसमें भी आपका र का प्रयोग किया गया है। तो इसको देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे प्रकार, तो इसमें प है प्लस र है प्लस अ है, सिर्फ एक वर्ण का हम विच्छेद किए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे कार्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क है, फिर आ है, फिर र है, उसके उपरांत य है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रक में, तो पहले ट है, उसके उपरांत र है, फिर उसके उपरांत अ है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब यहाँ पर र होता है तो वह किसी भी वर्ण से पहले होता है और वह अपने शुद्ध रूप में होता है, मतलब कि वह आधा होता है, र आधा होता है। और फिर यहाँ पर जो है इस स्थिति में जब र होगा और इस स्थिति में जब र होगा तो र पूरा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्र, तो प्र में तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका प के साथ तुरंत कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे र के साथ आपका स्वर आया हुआ है। तो यहाँ पर र आपका पूरा है और प आपका आधा है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क के साथ स्वर आया है और फिर उसके बाद तुरंत र के बाद तुरंत य आ गया है। तो यह भी एक व्यंजन है, र भी एक व्यंजन है। तो यहाँ पर इसके साथ स्वर नहीं है, मतलब र आधा होगा। और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका ट है और ट के उपरांत तुरंत र है, र के बाद अ है, तो इसमें स्वर मिलेगा, इसलिए ये मतलब ये पूरा है, मतलब यहाँ पर इस स्थिति में जो भी र होगा पूरा होगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आपका जो र है तो यहाँ पे आधे रूप में है। तो जब यहाँ पर जिस स्थिति से वो बनता है कि र पहले होगा और उसके बाद वाले वर्ड में जाकर के मिल जाएगा और शब्द का निर्माण करेगा, उसी नियम को देखते हुए हम देखेंगे तो यहाँ पर जो र आपका है सीधा शी के ऊपर चला जाएगा और अ आकर के इसको पूरा कर देगा और आपका शब्द महर्षि बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। तो चौथे एग्जाम्पल में कहा गया है तौ प्लस ऋकार। तो तौ प्लस ऋकार में आप देखते हैं यहाँ पे अ है और यहाँ से आप री की मात्रा यहाँ पर दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि री, तो
तो री के स्थान पे यहाँ पे कहा गया है, इन दोनों के स्थान पे इस नियम में आपके कहा गया है अ या आ के बाद री आए तो उसके स्थान पे अल आदेश हो जाएगा। तो इसी नियम के अनुसार आप देखते हैं कि अ और री के बाद यहाँ पे आ आया है, मतलब अ के बाद री आया है, तो यहाँ पे अल आदेश हो गया। इन दोनों के स्थान पे अल आदेश हो गया, फिर यहाँ पे वही स्थिति बनी, अ आकर के व को पूरा कर देता है और ल जो है उसके साथ मिल जाता है। आपका शब्द बना तवलकार। इसके आगे एक संधि में हम देखते हैं कि अगला संधि आपका होता है यड़ संधि। तो यड़ संधि के नियम के पहले देख लेते हैं। नियम को देखने के बाद कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, उसको समझ लेंगे। तो देखते हैं, इसमें कहा गया है नियम में कि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। तो इसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो आपका ई के स्थान पर य हो जाएगा। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि इसके पहले जो भी आप संधि पढ़ रहे थे उन सभी संधियों में आपने देखा कि दो वर्ड थे और दोनों वर्डों में मिल करके कुछ परिवर्तन होता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है इस संधि में कि उसके बाद कोई भी वर्ड जो आएगा स्वर, तो उस स्वर वर्ड के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर आपका उसके स्थान, अगर के ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पे य हो जाएगा, और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पे व हो जाएगा, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पे र हो जाएगा, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पे ल हो जाएगा। तो यहाँ पर परिवर्तन जो होगा सिर्फ ई, उ, री और री के स्थान पे होगा और दूसरे स्थान पे नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम रीति प्लस अनुसार। तो रीति प्लस अनुसार आपका शब्द है, तो यहाँ पर हमको देख सकते हैं कि यहाँ पर ई है और यहाँ से आप अ ले लिए। तो इस नियम में कहा गया है ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ई के बाद आप देखते हैं अ भिन्न स्वर है। ई के अतिरिक्त, ई और दीर्घ ई के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए तो आपकी यहाँ पर ई के स्थान पर य हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर ई के स्थान पे य कर दिया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका भिन्न स्वर है। तो यहाँ पर य हो गया, तो अब यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। तो जब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो ये त जाकर के इससे मिल जाता है, अ आकर के इसको पूरा कर देता है, तो आपका रीत्य अनुसार शब्द बन जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि कहा गया है कि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसके स्थान पे व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं उ के स्थान पे व हो गया है, और फिर उसके बाद ये ध जो है इस व में जाकर के मिलेगा और अ आकर के इस व को पूरा कर लेगा, और पूरा कर लेगा तो यहाँ पे शब्द आपका मध्वरी बन जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं मातृ प्लस आज्ञा। तो मातृ प्लस आज्ञा जो शब्द है इसमें आप री की मात्रा लगी हुई है, री यहाँ से ले लिए। तो री के बाद कहा गया है कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री के स्थान पे र हो जाएगा। तो यहाँ पर री के बाद अब आ देखते हैं, आ एक भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर री के स्थान पे आपका र हो गया है। फिर इसको जोड़ा कैसे गया, आपको यहाँ पे कुछ नया शब्द देखने को मिलेगा। कुछ नया शब्द है नहीं, वास्तविकता में देखने में लग रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका त है प्लस र है और प्लस आ है। तो देखिए यहाँ पे हलंत है, तो जब भी हलंत वर्ण होता है तो वह कभी एकांत में नहीं रहता है, उसे हमेशा भी किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देखते हैं र का रूप, इसके पहले आपको हम र का रूप बताए थे कि किसी भी खड़ी पाई वाले शब्द के साथ र ऐसे रूप में लगता है। तो आपकी त जो है खड़ी पाई वाला वर्ण है, त के साथ आपका क्या र का ए रूप लग गया। तो र का ए रूप लग गया तो यहाँ पर आपका त्र का निर्माण कर दिया, त्र बना, और जब ये दोनों को मिलाने पर ऐसी स्थिति बनी और फिर यहाँ पर आकर के आ इसमें स्वर मिल गया तो बना त्रा। तो आपका शब्द बन गया मात्राज्ञा। मात्राज्ञा के बाद अब देख लेते हैं एक शब्द और आपका है लिरि प्लस आकृति। तो लिरि प्लस आकृति में इसमें भी कहा गया है लिरि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहाँ पर ल हो जाएगा, लिरि के स्थान पर ल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो लिरि के यहाँ पे है लिरि, री है, री के बाद कोई भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर आ गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
लरी के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा। तो जब लरी के स्थान पे ल आदेश कर देंगे तो आपका ल हो गया। तो ल प्लस आ जब इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आकृति, ल प्लस आकृति हो गया। अब फिर इसको जब इसमें मिला देंगे तो आपका लाकृति शब्द बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।